देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। ओह, कितनी प्यारी बिल्ली है। ये बिल्ली क्या सोच रही होगी? क्या बिल्लियाँ सोच भी सकती है? सोचना क्या है? खाना 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 सोना, खाना 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 सोना। मिलिए फिलोसोफर से, ये क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर ढूंढने में लगे रहते हैं। और ये आंसर्स तक, उन आंसर्स के बारे में सोच कर या फिर किसी से पूछ कर या फिर कहीं पढ़ कर, खुद एक्सपीरियंस कर कर ऐसे ऐसे करके इसके आंसर्स ढूंढते हैं। वैसे तो हम सभी किसी ना किसी लेवल पर फिलोसोफर्स होते हैं। वो दोस्तों के साथ की हुई डीप कन्वर्सेशन जिसमें हम रिलेशनशिप, लाइफ, सोसाइटी, आइडियाज़, ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं, वो सभी फिलॉसफी के अंदर ही आता है। तो ये फिलॉसफी इंसानों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये फिलॉसफी कई बार अनोइंग भी लगती है, डिस्कम्फर्टिंग भी लगती है, और कई बार उन फिलोसफर्स के ऊपर गुस्सा भी आता है कि ये क्या बोल रहा है। मतलब ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सिचुएशन में हैं और कैसे इंसान के साथ फिलोसफिकल डिस्कशन कर रहे हैं। और ऐसी फिलोसफी करते रहने के लिए आपको सेंटेंस टू डेथ भी मिल सकती है, क्योंकि मतलब ये ऑब्वियसली अनोइंग होती है, सोसाइटी को चेंज करने वाली होती है, और हमेशा सोसाइटी में चेंज को अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता। तो सेंटेंस टू डेथ हमारे फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर सोक्रेटस को मिला था फॉर डूइंग सच थिंग्स। तो इससे सवाल उठता है कि क्या फिलॉसफी करना गलत बात है? मतलब सेंटेंस टू डेथ मिल रहा है और सोसाइटी को चेंज करता है, तो क्या गलत है ये? तो फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी सोक्रेटस के स्टूडेंट अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा। वो काफ़ी अच्छे आर्मी कमांडर थे और उन्होंने काफ़ी सारा एरिया अपने अंदर ऑक्यूपाई किया था वॉर लड़ के। तो क्या वो इंसान सही था, गलत है, या फिर फिलॉसफी गलत या सही हो सकती है? इसका थॉट मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मतलब आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा फिलॉसफी के बारे में, और आप अपना ओपिनियन फिर खुद बना सकते हैं। आज आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन सभी के ओरिजिन या फिर उनकी ग्रोथ में फिलॉसफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो उसमें फिलॉसफी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरे फिलोसफर्स को पढ़ते हैं। और किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अगर साइड भी कर दे तो भी आपने लाइफ तो जी है। रिश्तों के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में, दुनिया के बारे में सवाल पूछकर, अपनी लाइफ की नॉलेज से, अपनी एक्सपीरियंसेस से, या फिर किसी से पूछकर, या फिर खुद एक्सप्लोर करके आप जवाब ढूंढ सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपने शेयर किया है वो फिलॉसफी है। जिस प्रोसेस से आप सवालों के जवाब तक पहुंचते हैं वो फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है लव फॉर विजडम। अब विजडम क्या है? अगर आप इस उल्टे पिरामिड को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि विजडम कहाँ स्टैंड करता है। तो सबसे पहले इसमें डाटा आता है, डाटा यानी कि फैक्ट्स वगैरह होते हैं जो। उसके बाद इंफॉर्मेशन आती है जो कि मीनिंगफुल डाटा वगैरह होता है, मतलब डाटा से ऊपर इंफॉर्मेशन, उससे ऊपर नॉलेज, फिर उसके बाद आती है विजडम जो कि अप्लाइड नॉलेज भी बोलते हैं कुछ लोग, और काफ़ी सारी चीज़ों से आप विजडम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब आप इसकी प्लेसमेंट देखो ना, उससे भी आप समझ जाएंगे कि विजडम कहाँ स्टैंड करता है। उसके बाद होता है एनलाइटनमेंट, जो कि सबसे टॉप की चीज़ होती है, टॉप लेवल की चीज़। अब फिलॉसफी के ज़रिए हम अल्टीमेट ट्रुथ को जानना चाहते हैं, जो कि हमारे बारे में है, इस दुनिया के बारे में है, और इस दुनिया के रिलेशनशिप के बारे में है। सदियों पहले जब इंसानों की खाने की और सेफली रहने की नीड्स पूरी हुई तो इंसान ने सवाल किया, कौन हूँ मैं, क्यों हूँ मैं, ये दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा? ऐसे ऐसे सवाल, और वो इनके जवाब ढूंढने निकल पड़ा। अब सवालों के जवाब हमें दो तरीकों से मिल सकते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। जैसे कि घड़ी कहाँ है? दीवार पर। दिस इज एक्सटर्नल आंसर। क्या मुझे भूख लगी है? लगी तो है। दिस आंसर इज इंटरनल। तो ऐसे ही इंटरनल और एक्सटर्नल में हम सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं जो कि मोस्टली हमारे एक्सपीरियंसेस से और हमारी नॉलेज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और किसी भी सवाल का अगर हमने कोई जवाब ढूंढा है तो हम उसके ऊपर विश्वास कैसे करें, हम आंसर्स पे बिलीव कैसे करते हैं। और बिलीव करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें आंसर्स पहले मिलते कहाँ से है। एक हमारे को सेल्फ एक्सपीरियंस से आंसर मिल जाता है। हमारा कुछ सवाल है कि सूरज कैसा होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता होगा सूरज का। तो आप बाहर गए, आपको फील आया कि हाँ ये तो गर्म लग रहा है, तो आपको सेल्फ एक्सपीरियंस है कि अच्छा हाँ सूरज गर्म होता है। ये आपका सेल्फ एक्सपीरियंस से आंसर मिला आपको, इसके ऊपर आपको बिलीफ होता है, ठीक है। और एक्सपीरियंसेस बाय अदर, हमें किसी और ने बताया, ठीक है, किसी और ने बताया कि जैसे कि आपके सर में दिमाग होता है जिससे आप सोचते हैं। ये आपको किसी दूसरे इंसान ने बताया, या आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, या फिर आपने किसी और के लिखे हुए से आपने पढ़ा है। तो आप इन दोनों में से किसी भी सोर्स ऑफ आंसर के ऊपर कैसे बिलीव कैसे कर सकते हैं, विश्वास कैसे करते हैं? तो ये हम 3 तरीकों से करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है सेल्फ वेरिफिकेशन। जैसे कि आपने पूछा कि ताजमहल कहाँ पर है, किसी और ने आपको बताया कि वो आगरा में है, तो इसका आंसर आप सेल्फ वेरीफाई करके देख सकते हैं कि अच्छा खुद आगरा जाकर
कि अच्छा आगरा में ही है ना ताजमहल। और उसके बाद आता है वेरिफिकेशन बाय प्रूफ, जिसमें हम किसी एविडेंस वगैरह को देखते हैं, किसी कुछ प्रूफ मांगते हैं और उससे पता करते हैं कि अच्छा ये हम इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि आपके सर में आपका दिमाग होता है, ठीक है, तो आप खुद तो अपना सर खोल के देख नहीं सकते, जैसे सेल्फ वेरिफिकेशन तो इसमें कर नहीं सकते, तो आपको कोई और बताएगा ये चीज़ और आपको कुछ फ़ोटो दिखाएगा उसकी, या फिर किसी और ने किसी का सर खोला होगा उसके बाद देखा होगा अच्छा यहाँ पे दिमाग होता है, और कुछ स्कैन वगैरह करके देखा सर को और उससे पता चला अच्छा सोच भी हम यहाँ से सकते हैं, यहाँ से कंट्रोल करते हैं अपने सारे थॉट्स को दिमाग से। तो ये वेरिफिकेशन बाय प्रूफ हमने देखा, किसी ने लिखा, हमें उसकी थ्योरीज पढ़ी, किसी और ने हमारे को बता दिया, जैसे कि टीचर बताते हैं हमारे को वो सब कुछ बता दिया, दोस्त ने बता दिया, तो वो सारा हमारे को वेरिफिकेशन बाय प्रूफ आ जाता है। और वेरिफिकेशन बाय प्रूफ के आंसर्स के ऊपर मोस्टली हम बिलीव करते हैं और सेल्फ वेरिफिकेशन के ऊपर तो करते ही है। उसके बाद लास्ट आता है ट्रस्ट मी ब्रो। जैसे कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि क्या वो इंसान मुझे धोखा देगा। अब इस सवाल का जवाब आपके दोस्त के पास्ट एक्सपीरियंसेस से और आपके दोस्त के इंट्यूशन वगैरह से निकलेगा और वो आपको बताएगा इसका आंसर। और अब उस आंसर के ऊपर आपको बिलीव करना है या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, कोई इंसान ट्रस्ट मी ब्रो वाले आंसर के ऊपर भी बिलीव कर सकता है और कोई इंसान सेल्फ एक्सपीरियंस करने के बाद भी आंसर के ऊपर डाउट कर सकता है। जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूतिया एक्टिविटीज पे कोई किसी के कहने पर भी विश्वास कर लेता है विदाउट एनी प्रूफ, और कोई सामने खड़े भूत को थप्पड़ मार के हॉलोग्राम इमेज बोल देगा। अब देखो, एक नॉर्मल क्वेश्चन है और एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या होते हैं फिलोसफिकल क्वेश्चंस? ये वो सवाल होते हैं जो फंडामेंटल, बिल्कुल रूट के सवाल होते हैं, ये जिसका डायरेक्ट सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता। हम इसे इजीली ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस करके डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते, और इसमें हम स्पेसिफिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी अवॉइड करते हैं। जैसे कि हम इनको फिलोसफिकल क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, हाउ ग्रेविटी वर्क्स, हाउ टू बेक अ केक। फिलोसफिकल क्वेश्चंस हो गए, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, इज देयर अ यूनिवर्सल मॉरल ट्रुथ, डू ह्यूमंस हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्ट, कैन मशीन्स थिंक। और भी ऐसे काफी सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम अलग अलग फिलोसफी की ब्रांचेस में डालते हैं, जिससे हमें इसे समझने में और कैटेगराइज करने में आसानी हो, और इसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस फिलोसफी नाम के पेड़ की ब्रांचेस क्या क्या है। तो ये कुछ ब्रांचेस है फिलोसफी की। अभी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा और डीपली बताऊंगा इसके बारे में। तो हम अगर बात करें फिलोसफी की जो ब्रांच है एक मेटाफिजिक्स की, इसमें हम बात करते हैं कि गॉड के बारे में, हमारी रियलिटी के बारे में, हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में, ऐसे ऐसे सवालों के बारे में हम ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, और उन सभी इस तरह के सभी सवालों को हम मेटाफिजिक्स में डाल देते हैं। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। और इसके बाद आता है एपिस्टेमोलॉजी। इसमें हम नॉलेज के बारे में बात करेंगे कि नॉलेज क्या होती है, क्या क्या सोर्सेज ऑफ नॉलेज होती है, मतलब ओवरऑल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें कि ज्ञान क्या है। और इसके बाद आती है लॉजिक। अब लॉजिक इन बाकी सारी ब्रांचेस से थोड़ी अलग है। इसमें हम बात करते हैं कि क्या लॉजिकल चीज़ है, जो हम आंसर बोल रहे हैं, जो भी हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आंसर हमने फिलॉसफी में कुछ भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी रैंडमली बोलते रहो, वो आंसर लॉजिकल होना चाहिए। तो इसमें कुछ एक सेट ऑफ रूल्स टाइप के और कुछ चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन देने वाली कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको भी सुन के मज़ा आएगा। तो वो सारा हम लॉजिक में पढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है एथिक्स। एथिक्स में हम चीज़ें देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, जैसे कि बिजनेस में क्या करना सही है, क्या गलत है, या फिर लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, किसी को मारना सही या गलत है, या फिर रिलेशनशिप में कैसी चीज़ें सही होती है, कैसी चीज़ें गलत होती है। ये सभी जो भी सवाल होते हैं, इन सभी के जो भी हम डिस्कशंस वगैरह करते हैं, वो सारे हम एथिक्स के अंदर डाल देते हैं। और इसके बाद हम ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एस्थेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि क्या चीज़ आर्ट है, किसको हम आर्ट कंसीडर कर सकते हैं, ब्यूटी क्या है, क्या चीज़ सुंदर है, उससे क्या चीज़ सुंदर बना रही है, और क्या आर्किटेक्चर्स वगैरह है, इस सभी के बारे में हम एस्थेटिक्स में बात करते हैं। और पॉलिटिक्स में हम बात करते हैं कि हम काफ़ी सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वगैरह पढ़ते हैं, जो कि अलग अलग लोगों ने दी है, अलग अलग लोगों की फिलॉसफीज पढ़ते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कि कैसे सोसाइटी को रन होना चाहिए या कैसे सोसाइटी को रन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिटेल में बात करते हैं मेटाफिजिक्स के बारे में। मेटाफिजिक्स में आप बोल सकते हैं कि इसमें बिल्कुल डीप सवाल होते हैं, बिल्कुल ऐसे फंडामेंटल लेवल के सवाल होते हैं। जैसे कि इसमें हम रियलिटी के बारे में सवाल पूछते हैं कि रियलिटी क्या है। इसमें हम एग्जिस्टेंस के बारे में सवाल पूछते हैं कि हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ एग्जिस्टेंस होती क्या है,
कोई भी चीज़ कैसे एग्जिस्ट करती है, इस तरह के मतलब बिल्कुल डीप वाले सवाल जिसमें दिमाग ऐसे फट जाए। और फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं। और बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कुछ ऐसी चीज़ है जो कि फिजिकल वर्ल्ड के भी परे है और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती, जिसकी जैसे कि हम इसमें गॉड्स के बारे में बात करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो ये सब कुछ हम मेटाफिजिक्स के अंदर लेते हैं। तो इसमें जैसे सवाल पूछ सकते हैं हम, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट। और इसमें मोस्टली हम वाई एंड वट ऑफ एग्जिस्टेंस देखते हैं। और अब बात करेंगे हम एपिस्टेमोलॉजी के बारे में। इसमें हम नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि नॉलेज क्या होती है, हम कैसे नॉलेज को एक्वायर करते हैं, इसके नॉलेज के नेचर, स्कोप वगैरह के बारे में। मतलब हमारा पूरा फोकस एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज के ऊपर ही रहता है। अब इसके ऊपर एक फेमस वेन डायग्राम है जो कि प्लेटो ने दिया था, और इसमें हम देख सकते हैं कि ट्रुथ, बिलीफ और जस्टिफिकेशन का मिक्सचर जो होता है वो हमारी नॉलेज होती है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि देखो, अगर आपके पास जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि ट्रू है और उसके पास जस्टिफाइड भी है, लेकिन उसका ऊपर आप बिलीव नहीं करते हैं, तो वो नॉलेज नहीं है। कि मतलब ट्रू भी है, जस्टिफाइड भी है, लेकिन आप बिलीव नहीं करते, तो वो नॉलेज नहीं है, वो आपकी नॉलेज नहीं है। तो कोई इन्फॉर्मेशन अगर ट्रू है, बिलीव भी है आपको उसके ऊपर, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो वो भी नॉलेज नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप बिलीव करते हैं और उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रू नहीं है, तो वो भी नॉलेज नहीं है। तो मतलब इन सभी का जो मिक्सचर होता है वो होना चाहिए, और उससे हमारी नॉलेज बनती है। और इसी तरह की कुछ बातें होती है एपिस्टेमोलॉजी में, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था कि क्या चीज़, किन चीज़ों के ऊपर हम बिलीव करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर हम नहीं करते, वो भी कुछ ना कुछ इसी का ही, एपिस्टेमोलॉजी का ही पार्ट है। और इसमें हम बात करते हैं जैसे सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या हो सकते हैं, परसेप्शन हो सकती है, किसी की टेस्टिमनी हो सकती है, या फिर रीजनिंग हो सकती है, मेमोरी हो सकती है, जो कि मेरी बहुत वीक है अभी। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस के ऐसे डायरेक्ट कोई सिंपल स्पेसिफिक आंसर्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ऐसे ही रैंडम कुछ भी लिख के बोल के आ जाए। जो भी हमारे आंसर्स है, स्टेटमेंट्स है, वो सारी लॉजिकल होनी चाहिए। अब लॉजिकल स्टेटमेंट क्या है, इसके बारे में हम फिलोसफी की इस लॉजिक वाली ब्रांच में बात करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप इलॉजिकल बात करते होगे या फिर आप इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स वगैरह देते होगे, लेकिन आपको ये जानना भी तो ज़रूरी है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लॉजिकल बोल रहा है या नहीं। तो और उसे आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आप भाई आप ये लॉजिकल चीज़ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, जानने के लिए आपको ये वाला लॉजिक का ये समझना पड़ेगा, जो भी ब्रांच है ये समझनी पड़ेगी। ये टाइप्स है कुछ फैलेसीज है, फैलेसी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आर्ग्यूमेंट से। अब मैं इतना ये चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं अभी के लिए फिलोसफिकल क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं फिलोसफिकल क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स देने लगा तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए मैं सिंपल हमारे सबसे रिलेटेबल क्लास का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लॉजिक में बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। जैसे कि ये एक आर्ग्यूमेंट है, ए सेक्शन के सभी बच्चे होशियार हैं। अभिषेक ए सेक्शन में है, तो अभिषेक भी होशियार है। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक आर्ग्यूमेंट को फॉलो करना होता है। जैसे कि ये सारा प्रीमाइस है, ये ऊपर का पार्ट कि ए सेक्शन के सभी बच्चे होशियार है और अभिषेक ए सेक्शन में है। और इसके बाद में ये सारा प्रीमाइस हमने सेट कर दिया। ये प्रीमाइस कितना भी बड़ा हो सकता है, कितनी भी लाइंस का हो सकता है, पैराग्राफ्स का भी हो सकता है। ये प्रीमाइस हम कितना भी रख सकते हैं। इस प्रीमाइस से कंक्लूजन निकलता है जो कि इस प्रीमाइस से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका कंक्लूजन निकलेगा तो अभिषेक भी होशियार है, ए सेक्शन के सभी बच्चे होशियार है, अभिषेक ए सेक्शन में, तो अभिषेक भी होशियार है। ठीक है, अब आपको ये बिल्कुल ऐसा लॉजिकल आर्गुमेंट से लग रहा है ना, लेकिन अगर इसकी जगह पे ये होता बी सेक्शन के सभी बच्चे होशियार है, अभिषेक सी सेक्शन में है, तो अभिषेक भी होशियार है, तो मतलब ये तो इलॉजिकल सा लग रहा है ना कि भाई कहाँ मैच कर रहा है ये दोनों चीज़ें। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैलिडिटी और साउंडनेस की। वैलिडिटी जैसे कि जो ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा, अगर कोई आर्ग्यूमेंट ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा तो वो इनवैलिड होगा। जैसे कि अगर मान लो हमने सिर्फ प्रीमाइस ही बोला, कंक्लूजन बोला ही नहीं, तो ये प्रीमाइस में क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम, और सिर्फ कंक्लूजन ही डायरेक्टली बोल दिया, प्रीमाइस बोला ही नहीं, तो ये भी एक लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं होगा। तो ये हम वैलिडिटी और इनवैलिडिटी इससे देखते हैं। और फिर उसके बाद साउंडनेस होती है। अब साउंडनेस क्या होती है, साउंडनेस इसका जो भी ये ट्रू है या नहीं, कि हम मानते हैं, हमने सुन लिया कि अब ए सेक्शन के सभी बच्चे होशियार है, पर हम तो मानते ही नहीं कि ए सेक्शन के सभी बच्चे होशियार है, तो ये साउंड लग रहा है क्या, ये मुझे तो साउंड नहीं लग रहा कि ए सेक्शन के सभी बच्चे होशियार है, तो ये अनसाउंड आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। क्योंकि ये जब टॉप का ही सही नहीं है तो आगे का कैसे सही होगा, तो इसका मतलब कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि अभिषेक भी होशियार नहीं है, तो ये अनसाउंड आर्ग्यूमेंट सा बन रहा है कुछ। अब हम बात करेंगे लॉजिक के टाइप्स की। देखो इसके दो टाइप्स है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अगर हम डिडक्टिव की बात करें तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि बी
सेक्शन की सभी लड़कियां सुंदर है। ये प्रेमाइस हो गया हमारा, बी सेक्शन की सभी लड़कियां सुंदर है। साक्षी बी सेक्शन में है, ये भी प्रेमाइस है। और अब हम इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि क्योंकि बी सेक्शन की सभी लड़कियां सुंदर है और साक्षी भी बी सेक्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि साक्षी भी सुंदर है। हमने ये डिडक्ट किया है ये चीज़। और उसके बाद दूसरा है ये इंडक्टिव। इसमें हम बोलेंगे कि साक्षी की आंखें सुंदर है, साक्षी के होंठ सुंदर है, तो इसका हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साक्षी भी सुंदर है। तो आप इन दोनों में डिडक्टिव और इंडक्टिव में अंतर देख पा रहे हैं क्या? पहले वाले में हमने एक बहुत बड़े ग्रुप में से एक छोटी ही चीज़ को निकाला। अगर उस पूरी ग्रुप की स्टेटमेंट सही है तो एक उसमें से एक सिंगल आइटम की स्टेटमेंट भी तो सही होगी। और दूसरे वाले में हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनाई कि देखो आंखें सुंदर है, होंठ सुंदर है, कान सुंदर है, नाक सुंदर है, ये सारी बहुत सारी हमने स्टेटमेंट्स बताई और उसके बाद एक कंक्लूजन निकाला कि ये इतने सारे एट्रीब्यूट्स अगर सही है फेस के, ये सारे सुंदर है, तो इसकी वजह से ये जो हम इंसान की बात करें, जो इंडिविजुअल की बात करें, ये भी सुंदर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल फैलेसीज की। लॉजिकल फैलेसीज मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मैं ऐसे डे टू डे लाइफ में भी देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी फैलेसीज यूज़ कर रहे होते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए, लेकिन उनकी रीजनिंग सही नहीं होती। इन्हें हम एरर इन रीजनिंग बोलते हैं। तो इसकी काफ़ी सारी फैलेसीज होती है, बहुत सारी फैलेसीज है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ही बताई। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फैलेसीज किस तरह की होती है। आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं फिर बाकी की फैलेसीज के बारे में। तो सबसे पहले इसमें एड होमिनम फैलेसी। इसमें हम जो बोल रहा है उसी को हम टारगेट करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि ये इंसान हमें दारू पीने से कैसे मना कर सकता है, ये तो खुद भी दारू पीता है। मतलब हमने एक स्पेसिफिक इंसान को टारगेट किया उसके बिहेवियर से रिलेटेड, लेकिन एक लॉजिकल आर्गुमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बात दारू ना पीने की जा रही है तो इसमें दारू ना पीने के बारे में ही बात होनी चाहिए ना, कि वो दारू पीता है नहीं पीता, से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। क्या होता है स्ट्रॉमैन फैलेसी। इसमें हम ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज़ों को अपना आंसर राइट प्रूव करने के लिए, जो कि सही नहीं होता। उसके बाद है अपील टू अथॉरिटी। इसमें किसी बड़े इंसान ने कुछ बोला है इसलिए हम इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे। उस अथॉरिटी वाले इंसान ने कुछ बोला है तो हम इसके ऊपर विश्वास करेंगे। जैसे हम इसको डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया कि गुटखा खाओ, है ना, आपको पता है किस ऐड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बोलेगे कि हाँ उन्होंने बोला है गुटखा खाने को इसलिए हम गुटखा खाएंगे। तो ये चीज़ अपील टू अथॉरिटी में आ जाता है कि भाई किसने बोला है, क्यों बोला है, पैसा मिल रहा है उस इंसान को बोलने का इसलिए बोला है। ये इसका मतलब ये नहीं कि गुटखा खाने से बड़े हम राजसी हो जाते हैं, कुछ बहुत ही प्रोफेशनल, कुछ बहुत ही अमीर हो जाते हैं गुटखा खाने से, ऐसा नहीं होता। तो ये अपील टू अथॉरिटी में आता है। और इसकी तरह ही काफ़ी सारी अलग अलग फैलेसीज होती है जो कि हमें ऐसे लगती है कि हाँ ये सही है, ये लॉजिकल तो है, सब कुछ इसमें सही है, लेकिन वो असल में उसका जो रीजनिंग होती है वो सही नहीं होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफीज की, जिसमें सबसे पहली एथिक्स है। इसमें हम बात करते हैं क्या सही है, क्या गलत है, गुड है, क्या बैड है, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और इसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है एथिकल रिलेटिविज्म और एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। एथिकल रिलेटिविज्म में बात करते हैं कि सबके लिए सही और गलत रिलेटिव होता है, मतलब सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे कि किसी स्पेसिफिक तरह के कपड़े पहनना किसी कम्युनिटी के लिए सही हो सकता है और किसी कम्युनिटी के लिए गलत हो सकता है। तो वो सही और गलत जगह टू जगह और उनकी सिचुएशन टू सिचुएशन, उनकी कल्चर टू कल्चर डिफर कर सकती है ये सारी चीज़ें। एथिकल एब्सोल्यूटिज्म होता है कि कुछ एक चीज़ें यूनिवर्सली सही और गलत होती है, जैसे कि किसी दूसरे इंसान को मार देना इज़ यूनिवर्सली रॉन्ग, ये एथिकल एब्सोल्यूटिज्म में आता है। और एथिक्स के बाद अब चलते हम एस्थेटिक्स पर। एस्थेटिक्स में आता है जैसे नेचर, एस्थेटिक्स ऑफ नेचर, एस्थेटिक्स ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। इसमें हम मतलब सुंदरता, ब्यूटी और आर्ट के बारे में बात करते हैं कि क्यों कोई चीज़ क्यों सुंदर है, कोई चीज़ क्यों एस्थेटिक, मतलब एस्थेटिकली प्लीजिंग है। पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम बात करते हैं सोसाइटी की, सोसाइटी के जस्टिस, राइट्स, पावर एंड अथॉरिटी और लिबर्टी एंड इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस की, कि एक सोसाइटी में किस तरीके से रन होनी चाहिए एक सोसाइटी, क्या क्या चीज़ें अच्छी बुरी हो सकती है एक सोसाइटी में, जो कि एक सोसाइटी के लोगों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके। इसके अंदर काफ़ी सारी फ़िलासफ़ीज़ आती है, काफ़ी सारी लोगों की फ़िलासफ़ीज़ आती है जो कि आप कभी ना कभी डे टू डे लाइफ में भी सुनते होगा कि आपको जो लगता है कि एक सोसाइटी को किस तरीके से रन होना चाहिए, कि एक सोसाइटी किस तरीके से अच्छे तरीके से रन हो सकती है। तो आप अपनी भी कोई फ़िलासफ़ी बना सकते हैं और लोगों के साथ में उसके बारे में बात कर सकते हैं कि देखो ये मेरी फ़िलासफ़ी। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी ब्रांचेस है फ़िलासफ़ी की, जैसे कि माइंड, साइंस, रिलीजन, हिस्ट्री एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी है। आप इससे समझ गए कि क्या चीज़ होती है एक ब्रांच
ब्रांच में फ़िलासफ़ी के। तो अब आप भी अपनी फ़िलासफ़ीज़ बना सकते हैं दूसरे फ़िलासफ़र्स की रेफरेंस लेकर, और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि आप 21st सेंचुरी में रहते हैं और आज से लगभग 2500 साल पहले फ़िलासफ़ीज़ का रिकॉर्डेड वर्क स्टार्ट हो चुका था। तो आपके पास में काफ़ी सारे ओपिनियंस भी होंगे, काफ़ी सारे अलग फ़िलासफ़र्स के कि वो उस स्पेसिफिक थिंग के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ी फ़िलासफ़ी की, आपको हिस्ट्री और थोड़ी ज्योग्राफी वगैरह बताता हूँ। तो ये हमारे वर्ल्ड की टाइमलाइन है और ये हमारा वर्ल्ड है। तो सबसे पहले हम स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज बहुत पहले से लेकर चला आ रहा था, मतलब 2-3 लाख साल पहले से लेकर, और उसके बाद एग्रीकल्चर आया लगभग आज से 12,000 साल पहले, अभी लेटेस्ट किया मतलब स्टोन एज के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर। और फिर उसके बाद कॉपर एज आया आज से लगभग 5,000 साल पहले। उसके बाद ब्राउन्ज एज आया आज से 4,000 साल पहले, मतलब आज ये है टुडे 2000, और यहाँ से यहाँ तक है ज़ीरो, यानी यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था यहाँ पे ज़ीरो में, और इसके बाद से हम 2000 ईयर्स मान के चलते हैं। और इससे पहले के हम उल्टा कैलेंडर, मतलब यहाँ पे 500, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1500, इस तरीके से कुछ कैलेंडर चलता है। तो यानी कि ये जो आप यहाँ से 2000 BCE, यानी BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, और ये कॉमन एरा, ये कॉमन एरा और ये बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीरियड है ये 4000 साल का पीरियड है, ठीक है। 2000 इधर 2000 इधर, मतलब 4000। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउन्ज एज जो थी वो लगभग 4000 साल पहले। और मोस्टली जो भी डेट्स यहाँ 1500 से पहले की होगी वो मोस्टली सारी लगभग में ही होगी, क्योंकि एग्जैक्ट डेट्स हम हिस्ट्री में नहीं बता सकते। बहुत ही एग्जैक्ट वाली जो भी जितनी पुरानी चीज़ उतना ज़्यादा लगभग उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ब्राउन्ज एज के बाद लगभग हमने स्टार्ट किया है, और इसके बाद यहाँ पे 1500 के बाद इंडिया में वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया, और इसके बाद आयरन एज स्टार्ट हुई। आयरन एज के समय में, आयरन एज जो है, आयरन एज उसके समय में, जो कि आज से लगभग 2500 साल पहले यानी 500 BCE में स्टार्ट हुई थी आयरन एज, ये वाला पीरियड। इसी के दौरान फ़िलासफ़ी की शुरुआत हुई थी, मतलब जो फ़िलासफ़र्स ज़्यादातर हुए हैं वो इसी समय में हुए हैं लगभग। और जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कि 599 में, अच्छा उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ज्योग्राफी में आते हैं थोड़ा। हम अलग अलग तरह की फ़िलासफ़ीज़ देखते हैं, जैसे कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी हम बोलते हैं, जो ये यूरोप वाला पार्ट है ना, ये यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप वाला पार्ट है। और यहाँ से यूरोपियंस इधर गए थे, अमेरिकाज गए थे और यहाँ पे गए थे, तो हम इन सभी को वेस्टर्न फ़िलासफ़ी बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को भी हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के अंदर ही ला लेते हैं। तो ये सारा का सारा जो भी यूरोपियंस की सोच थी, जो भी यूरोपियंस थे वो सारे वहाँ पे हुए थे। ग्रीक बोलते हैं हम उस समय में। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ़िलासफ़ी भी एक ग्रीक वर्ड है, तो वो यहीं पे थे, यूरोपियंस नहीं बनाया है वो। और ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी होती है, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। और उसके बाद यहाँ पे आती है हमारी, ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत, और ये हमारी यहाँ पे इंडियन फ़िलासफ़ीज़ होती है। और यहाँ पे हमारी चाइनीज़ फ़िलासफ़ीज़ देखते हैं, यहाँ पे चाइना का पार्ट है, यहाँ पे चाइनीज़ फ़िलासफ़ीज़ होती है। और यहाँ पे अरेबिक फ़िलासफ़ीज़, यहाँ पे अरेबिक फ़िलासफ़ीज़। तो ये वेस्टर्न, अरेबिक, इंडियन और चाइनीज़ फ़िलासफ़ी। तो अब ये चीज़ आपके दिमाग में है तो ठीक है। तो जैसे महावीर है 599 में, गौतम बुद्ध है 563 में, तो ये इंडियन फ़िलासफ़ीज़ में आते हैं, इंडियन फ़िलासफ़ीज़ में। उसके बाद कन्फ्यूशियस है, लाओजी है, कन्फ्यूशियस हुए 551 में और लाओजी 571 में। तो ये चाइनीज़ फ़िलासफ़र्स है, मतलब इनके अलावा भी काफ़ी सारे फ़िलासफ़र्स हैं, मतलब ये प्रोमिनेंट नाम है। आप समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बाकी नाम भी कैसे यूज़ किए हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में प्री सोक्रेटिस फ़िलासफ़र्स थे, मतलब पहले भी थे सोक्रेटिस से पहले। और उसके बाद हम 500 के बाद सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स में सबसे प्रोमिनेंट नेम है ये। तो थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं इंडियन फ़िलासफ़ी की। तो इंडिया में 2 स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो लोग हैं जो वेदों को मानते हैं, और नास्तिक वो स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें वेदों को नहीं मानते। तो इसमें आगे और बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है इंडियन फ़िलासफ़ी में। आप इंडियन फ़िलासफ़ी को और आगे पढ़ सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। आप अब आगे देख सकते हैं। यहाँ के बाद में बहुत सारे फ़िलासफ़र्स आ गए, मतलब अभी तक तो आपको पता है कि अभी डेवलपमेंट कैसे हुई है, बिल्कुल फुल ऐसा स्केल में। आज की डेट में तो इतने सारे फ़िलासफ़र्स हो गए, यहाँ पे बोर्ड अगर मैं इतना छोटा भी लिखने लगूंगा तब भी कवर नहीं कर पाएंगे, इतने सारे फ़िलासफ़र्स हो गए आज की डेट में। देखो, आपको ये सारी फ़िलासफ़ीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में कितनी सारी चीज़ें रखी होती है, हम उसे रोज़ तो यूज़ नहीं करते। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस चीज़ के यूज़ करने की आपको क्यूरियोसिटी लगती है,
वो आप यूज़ करते हैं। तो वैसे ही जब जो फ़िलॉसफ़ी आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े वो आप पढ़ लेना, मतलब आपको पता चल गया है कि ऐसी चीज़ कुछ एग्जिस्ट करती है दुनिया में। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो वीडियो के लास्ट तक पहुंचा है वो कमेंट सेक्शन में बोरिंग लिख दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन वीडियो लास्ट तक देख रहा है। माय नेम इज़ चिनुराग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।